हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, कभी आपने सोचा है कि भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान रन ऑफ कच्छ, जो कि सदियों से हमेशा से एक सूखे ड्राई प्लेस की तरह, बंजर प्लेस की तरह अपनी पहचान रखता था, आज वह कहीं ना कहीं बहुत ही क्रूशियल प्लेस बन गया है। यहाँ पर माना जा रहा है कि छुपा हुआ है हरा सोना, यानी कि इसे ग्रीन गोल्ड माइन कह करके विभिन्न न्यूज़पेपर्स में, जैसे मैं आपको दिखाऊं, इकोनॉमिक टाइम्स की न्यूज़ है जहाँ पर इन्होंने कहा है कि मुकेश अंबानी एंड गौतम अडानी क्लैश इन बैटल ऑफ कच्छ, हु विल विन द $multi-billion ग्रीन गोल्ड माइन। तो इसे ग्रीन गोल्ड माइन जैसा टर्म दिया जा रहा है। सोचिए, एक ऐसा प्लेस जहां ना खेती होती है, ना शहर बस सकते हैं, साथ ही साथ वो रेगिस्तान है, वहां पर जीवन बहुत कठिन है, लेकिन आज वहां पर सोलर पैनल्स की चमक और विंड टर्बाइन की गूंज के लिए लड़ाई हो रही है। सूरज की रोशनी और तेज हवाओं की ताकत है इसके पास, और इसीलिए इसे ग्रीन गोल्ड माइन कहा जा रहा है। वास्तव में मुद्दा यहीं तक नहीं है। मुद्दा यह है कि इस पर कब्जे के लिए, इस ग्रीन गोल्ड माइन पर कब्जे के लिए अंबानी और अडानी के बीच में रेस शुरू हो गई है। दोनों मिलकर इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर लैंड एक्विजिशन कर रहे हैं। यहाँ से कई सारे मुद्दे सामने आते हैं। मुद्दा यह है कि यह जंग क्या भारत को एनर्जी इंडिपेंडेंट बनाने के लिए है, या फिर कहीं ना कहीं दो बड़े घराने अपनी मोनोपोली को इस्टेब्लिश करने के लिए यह कार्यवाही कर रहे हैं। आज के वीडियो में हम सबसे पहले तो यह समझेंगे कि कच्छ को ग्रीन गोल्ड माइन क्यों कहा जा रहा है। उसके बाद अंबानी और अडानी के बीच में जंग किस प्रकार से चल रही है, सरकार, अर्थव्यवस्था और भू राजनीति पर इसका क्या असर पड़ेगा, और इसके साथ साथ भारत का एनर्जी फ्यूचर किसके हाथों में होगा। इन सारे मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल बताता हूं, यूपीएससी मेंटोर पंकज सर। इसे ज्वाइन कर लीजिए। यहां पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। सारे करंट अफेयर्स के मेरे वीडियोस आप यहां से लिंक प्राप्त कर सकते हैं और देख सकते हैं। ग्रीन गोल्ड माइन है क्या, क्यों कहा जा रहा है ग्रीन गोल्ड माइन? देखिए, जो कच्छ का रण है, अगर उस रेगिस्तान को देखें तो करीब 45,000 स्क्वायर किलोमीटर का डेजर्ट है ये, और यहाँ पर एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस पाई जाती हैं। यहाँ पर 300 से ज़्यादा दिनों तक धूप रहती है, लगातार तेज हवाएं चलती हैं, और यह बहुत फेवरेबल है ग्रीन एनर्जी के लिए। इसीलिए इसको भारत का रिन्यूएबल एनर्जी कैपिटल भी कहा जा रहा है। भारत सरकार का लक्ष्य है यहाँ से 500 गीगावाट का, यहाँ से नहीं, टोटल भारत सरकार का लक्ष्य है 500 गीगावाट का नॉन फॉसिल कैपेसिटी डेवलप करना है। नॉन फॉसिल फ्यूल की एनर्जी की कैपेसिटी डेवलप करना है 2030 तक, और इस लक्ष्य में एक बहुत बड़ी भूमिका है रन ऑफ कच्छ की। अगर हम देखें, डेटा वाइज भी बात करें, तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी कहती है कि भारत की सोलर एनर्जी का पोटेंशियल 750 गीगावाट, ये भारत की सौर ऊर्जा का पोटेंशियल है। और इसी के साथ साथ जो इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी है, वो कहीं ना कहीं मानती है कि भारत जो है दुनिया का तीसरा बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट बनने जा रहा है। तो इस प्रकार यह एक बहुत बड़े पोटेंशियल के साथ बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल प्लेस है। अब यहाँ पर मामला आता है कि अंबानी और अडानी के साथ हो क्या रहा है। तो अंबानी और अडानी की अगर हम बात करें तो बड़ा क्लैश है अंबानी और अडानी के बीच में, और अंबानी और अडानी के इस क्लैश का अगर हम देखें तो मामला क्या बनता है। देखिए, जो अंबानी साहब हैं, उन्होंने 2021 के एजीएम में कहा था कि वो 5,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं ग्रीन एनर्जी पर। उन्होंने 4 गीगा फैक्ट्रीज जामनगर में स्थापित किए, सोलर पीवी, इलेक्ट्रोलाइजर जो कि हाइड्रोजन के लिए इस्तेमाल होता है, फ्यूल सेल्स और बैटरी स्टोरेज के लिए बहुत बड़ा निवेश किया। ग्रीन हाइड्रोजन पर उनका जोर है, जहां पर उनका विज़न है कि भारत को हाइड्रोजन एक्सपोर्ट का हब बनाया जाए। उन्होंने इसके साथ साथ देश भर में और दुनिया भर में बहुत सारी कंपनीज का एक्वायर भी किया उनको, जैसे कि REC सोलर नॉर्वे का उन्होंने एक्वायर किया, स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर को एक्वायर किया। तो बहुत सारे एक्विजिशंस उन्होंने करे। अगर गौतम अडानी की बात की जाए तो भारत में आज की डेट में लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी के प्लेयर गौतम अडानी हैं। 2030 तक इन्होंने 45 गीगावाट का टारगेट रखा हुआ है। इन्होंने 1 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा लैंड जो कि कच्छ में है उस पर एक्विजिशन कर रखा है, उसे अर्जित कर रखा है। इसके साथ साथ इन्होंने फ्रांस की कई कंपनियों में इन्वेस्टमेंट भी कर रखा है।
सबसे प्लस पॉइंट इनके साथ जो है वो है इनके पास पोर्ट तक एक्सेस बहुत अच्छी है, लॉजिस्टिक कंट्रोल भी इनके पास बहुत है, जो कि हाइड्रोजन एक्सपोर्ट के लिए क्रूशियल फैक्टर होने जा रहा है। तो देखिए, ये रिलायंस की अगर हम बात करें तो अडानी की मोनोपोली को चैलेंज करेगा बहुत अच्छे से, और दोनों की राइवलरी लैंड एक्विजिशन में बहुत क्लियर दिखाई दे रही है। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि कक्ष इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, कक्ष पर सबका फोकस क्यों है। तो अगर हम इसके ज्योग्राफिकल फैक्टर, आर्थिक फैक्टर, रणनीतिक कारण और वैश्विक परिप्रेक्ष्य के नज़रिए से देखें तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। अगर हम भौगोलिक कारणों की बात करें तो देखिए, कक्ष कारण में लगभग 300 से ज़्यादा दिन धूप होती है, बहुत साफ, और इसके साथ साथ यहाँ पर हवा 7 से 8 मीटर प्रति सेकंड चलती है, जो कि विंड पावर के लिए, पवन ऊर्जा के लिए, उत्पादन के लिए आदर्श मानी जाती है। यहाँ पर बहुत बड़ी विशाल बंजर जमीन पड़ी हुई है, जो कि बड़े पैमाने पर सोलर पैनल लगाने और विंड टरबाइन लगाने की सुविधा भी देती है। अगर हम आर्थिक कारणों की बात करें तो यह जो रन ऑफ कक्ष है, इसके पास 2 बड़े बंदरगाह हैं, मुद्रा और कांडला, जहां से एक्सपोर्ट करना, चाहे वो ग्रीन एनर्जी का हो या ग्रीन हाइड्रोजन का हो, बहुत ही आसान हो जाएगा, और यह एक्सपोर्ट सीधा मध्य पूर्व और यूरोप भेजना आसान होगा। लॉजिस्टिक्स का फायदा, सबसे बड़ी बात यह है कि अडानी पहले से ही मुद्रा पोर्ट को नियंत्रित करते हैं, जिससे उन्हें एक एज भी मिल रहा है। अगर हम रणनीतिक कारणों की बात करें, अगर हम स्ट्रेटेजिकल फैक्टर्स की बात करें तो कक्ष की सीमा पाकिस्तान से लगती है। यहाँ बड़े बड़े ऊर्जा संयंत्र और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का भी विषय बन जाता है। अगर इस क्षेत्र को रिन्यूएबल एनर्जी भारत बना देता है तो चीन और खाड़ी देशों को यह संदेश जाएगा कि भारत भी ऊर्जा के नए युग का नेतृत्व कर सकता है। वैश्विक परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो दुनिया के अन्य रेगिस्तानी इलाकों में भी रिन्यूएबल एनर्जी का हब बनाया जा रहा है। जैसे चीन ने गोबी डेजर्ट में इसको बनाया है, यहाँ पर बहुत सारे सोलर पार्क बहुत बड़े पैमाने पर बनाया हुआ है। सऊदी अरब की बात करें तो उसने न्योम सिटी प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जो कि हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए बहुत बड़े पैमाने पर काम कर रहा है। भारत भी कक्ष के जरिए इस वैश्विक रेस में शामिल हो रहा है। तो कक्ष केवल एक रेगिस्तान नहीं है, ध्यान रखिएगा, बल्कि भारत के लिए एक रणनीतिक, आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा का एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। यही कारण है कि इसे भारत का असली ग्रीन गोल्ड माइन कहा जा रहा है। अब हम बात करते हैं सरकार की इसमें क्या भूमिका है। तो राष्ट्रीय लक्ष्यों की अगर हम बात करें तो भारत ने COP26 जो कि ग्लासगो में हुआ था, उसमें वादा किया था कि 2070 तक हम नेट जीरो पर पहुंचेंगे। 2030 तक 500 गीगावाट नॉन फॉसिल कैपेसिटी का लक्ष्य रखा हुआ है, और कक्ष का यह प्रोजेक्ट इस मिशन का सबसे बड़ा आधार बनेगा। अगर नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की बात करें तो भारत सरकार ने 20,000 करोड़ का पैकेज इसके लिए घोषित किया हुआ है, भारत को हाइड्रोजन एक्सपोर्ट हब बनाने के उद्देश्य से। यह सीधे तौर पर अंबानी और अडानी दोनों की कंपनियों को लाभ भी पहुंचा रहा है। अगर हम गुजरात सरकार की भूमिका की बात करें तो उन्होंने बड़े पैमाने पर लैंड अलॉटमेंट किए हैं, इसके लिए बिजली की ट्रांसमिशन लाइन, सड़क और पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया है इस निवेश को कराने के लिए। ग्लोबली अगर हम देखें, अंतर्राष्ट्रीय पहल की अगर हम बात करें तो वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, भारत दुनिया को सौर ऊर्जा से जोड़ने का सपना दिखा रहा है। आपको ये स्लोगन याद होगा, मोदी जी ने बोला था। EU और जापान के साथ ग्रीन हाइड्रोजन की साझेदारी भी भारत कर रहा है। अगर हम इन शॉर्ट कहें तो भारत सरकार इस जंग को केवल कॉरपोरेट प्रोजेक्ट नहीं बल्कि राष्ट्रीय रणनीति के हिस्से के तौर पर आगे बढ़ा रही है। अगर हम आर्थिक दृष्टिकोण से बात करें, इकोनॉमिक एस्पेक्ट की बात करें तो देखिए, सबसे पहली चीज है ऊर्जा सुरक्षा। भारत की 85% तेल और 50% गैस आयात करता है भारत, और रिन्यूएबल कैपेसिटी अगर बढ़ती है तो अरबों डॉलर का विदेशी निर्भरता कम हो जाएगी। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की अगर हम बात करें, जॉब्स की बात करें तो 1 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट से लगभग 3,000 सीधी और अप्रत्यक्ष नौकरियां लगती हैं। कच्छ प्रोजेक्ट से लाखों रोजगार संभावित हैं। विदेशी निवेश की अगर हम बात करें, अगर हम FDI की बात करें तो अडानी को टोटल एनर्जीज फ्रांस में निवेश मिला है, रिलायंस ग्लोबल एक्विजिशंस कर रहा है, और इसके साथ साथ भारत के रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में FDI रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच रहा है। अगर हम कॉरपोरेट प्रतिद्वंदिता के फायदे की बात करें तो अडानी बनाम अंबानी की यह लड़ाई बेहतर टेक्नोलॉजी, कम दाम में की लड़ाई और प्रतिस्पर्धा तीनों का लाभ देगी, और अंततः फायदा जो होगा वो आम जनता को होगा, उद्योगों को होगा।
अगर हम चैलेंजेस की बात करें, इतने सारे फायदों के साथ कुछ चैलेंजेस भी हैं। जैसे सबसे बड़ा चैलेंज भारत में होता भी यही है, लैंड एक्विजिशन का। ठीक है, कई गांवों के किसान और स्थानीय समुदाय के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि प्रोजेक्ट उनकी जमीन और जीवन दोनों पर असर डाल रहा है। अगर हम पर्यावरणीय कंसर्न्स की बात करें, एनवायरमेंटल कंसर्न्स की बात करें, तो कक्ष का रण एक अनोखी जैव विविधता का घर भी है। यहाँ पर प्रवासी पक्षी जैसे कि फ्लेमिंगो वगैरह आते हैं। बड़े पैमाने पर सोलर और पवन प्रोजेक्ट्स लगने पर यहाँ की पारिस्थितिकी अवश्य प्रभावित होगी। इसके साथ अगर हम बात करें कॉरपोरेट मोनोपोली की, तो चिंता का मुद्दा यह भी है कि भारत का ऊर्जा भविष्य केवल 2 बड़े घरानों के हाथों में सिमट जाएगा। छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों को इसमें कोई मौका नहीं मिलने वाला। अगर हम तकनीकी चुनौतियों की बात करें, टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस की बात करें, तो ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन, भंडारण और ट्रांसपोर्टेशन अभी भी बहुत कॉस्टली है। इसे व्यावसायिक रूप से वायबल बनाना एक बहुत बड़ी चुनौती होगा। इसी के साथ साथ अगर हम भू राजनीतिक जोखिम की बात करें, तो आपको जैसा कि मैंने बताया कि कक्ष जो है वो पाकिस्तान बॉर्डर के आसपास है, यानी कि सुरक्षा के लिहाज से बहुत ही संवेदनशील है। भविष्य में जियोपॉलिटिकल टेंशन्स बढ़ेंगी तो ये जोखिम और बढ़ेगा। इसी के साथ साथ हम आपसे भी ये जानना चाहेंगे कि आप इस एनर्जी वॉर को किस नज़रिए से देखते हैं। क्या कुछ प्राइवेट हैंड्स में इस तरीके से एनर्जी का इन्वेस्टमेंट होने देना बेहतर है, या फिर इसको मल्टी इन्वेस्टर्स या मल्टी प्लेयर मॉडल की तरफ डेवलप करना चाहिए? आप क्या सोचते हैं, इससे ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ एक छोटा सा अनाउंसमेंट उन बच्चों के लिए जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, भविष्य में आईएएस बनना चाहते हैं, 2026, 27 या 28 में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उन सब के लिए एक छोटा सा अनाउंसमेंट है कि हमारा स्टडी आईक्यू परिवार 20 मिलियन सब्सक्राइबर का परिवार बन गया है। आप भी इस खुशी में शामिल होइए और आपकी तैयारी के लिए एक बड़ा ऑफर है। सारे फाउंडेशन बैचेस हमारे, चाहे वो 26 के लिए हो, 27 के लिए या 28 के लिए, मात्र 20,000 की फ़ीस पर अवेलेबल हैं। आपको क्या करना होगा, ये कोड लगाना होगा, PK लाइफ। इस कोड का इस्तेमाल करते ही आपको यह डिस्काउंट मिलेगा। ऑप्शनल सब्जेक्ट भी अगर आप तैयार कर रहे हैं तो उस पर भी बहुत अच्छा डिस्काउंट दिया जा रहा है, करीब 16,000 के आसपास है। बस आपको ये कोड याद रखना है। तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है, इसको जल्दी से जल्दी इनकैश कीजिए, कोर्स ज्वाइन कीजिए, तैयारी करिए। और जहाँ पर भी आपको सलाह या सहायता की ज़रूरत है या आपको कोई समस्या हो रही है, तो डिस्प्ले हो रहे नंबर पर भी आप बात कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल मैंने वीडियो के शुरू में बताया है, आप उस पर भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।